नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रोहित पुलेट। आपके लिए लाया हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस मेरे साथ 60 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। लेबनान की राजधानी बेरूत पोर्ट पर फिर भयंकर आग लग गई। करीब एक महीने पहले भयानक धमाकों से थर्राए लेबनान की राजधानी बेरूत में उसी जगह पर एक बार फिर से भयानक आग लग गई। बेरूत पोर्ट पर आग की ऊंची ऊंची लपटें देखी गई। हालांकि इस बार कोई विस्फोट नहीं सुना गया और घटना में किसी के घायल होने की जानकारी भी नहीं है। गुजरात में वडोदरा के सर सयाजीराव जनरल अस्पताल के कोविड सेंटर के इमरजेंसी विभाग में धमाके के साथ आग लग गई। इस घटना से वहां भर्ती मरीज और स्टाफ अफरा तफरी में भागते नजर आए। अस्पताल के स्टाफ ने शांति से काम करते हुए वहां से सभी मरीजों को निकाल लिया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अभिनेत्री कंगना रनौत के दफ्तर पर कार्रवाई के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां शौर्य फाउंडेशन के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए और संजय राउत का पुतला फूंका। वहीं दूसरी ओर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का पुतला भी फूंका गया और जोरदार नारेबाजी की गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में कई सामाजिक संगठनों ने अभिनेत्री कंगना रनौत के समर्थन में विशाल रैली निकाली। सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं ने संजय राउत और उद्धव ठाकरे का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। चेन्नई में एक हिस्ट्री शीटर बदमाश रमेश पर कुछ बदमाशों ने सरेआम धारदार हथियार से हमला कर दिया। बदमाश रमेश पर तब तक हमला करते रहे जब तक उसकी जान नहीं चली गई। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में खराब फसलों के साथ बड़ी संख्या में किसान कलेक्ट्रेट पहुंच गए और जोरदार प्रदर्शन किया। भारतीय किसान संघ की अगुवाई में किसानों ने राहत राशि और फसल बीमा राशि तुरंत देने की मांग करते हुए नारेबाजी की। राजस्थान में अजमेर के अलवर गेट इलाके में स्थानीय लोगों ने एक शख्स को चोरी के आरोप में पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। लोगों ने आरोपी का जुलूस निकालकर उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बैठा दो। उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्राइवेट स्कूलों द्वारा ली जा रही फीस के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान हंगामा खड़ा हो गया। यहां पिछले 1 महीने से धरने पर बैठे पार्षद को जब पुलिस गिरफ्तार करने पहुंची तो लोगों ने जमकर विरोध किया। मध्य प्रदेश में इटारसी के गांधी स्टेडियम की बाउंड्री वॉल ठीक नहीं किए जाने पर हॉकी खिलाड़ियों ने नगरपालिका के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन किया। खिलाड़ियों ने ध्यानचंद तिराहे पर दोनों सड़क को बंद कर हॉकी खेलकर गांधीवादी तरीके से नगरपालिका के खिलाफ विरोध जाहिर किया। आईपीएल 2020 के लिए राजस्थान रॉयल्स की जर्सी को जमीन से हजारों फीट ऊपर हवा में अनोखे तरीके से लॉन्च किया गया। दूसरी ओर बीच पर समय बिता रहे टीम के खिलाड़ी हैरान रह गए जब आसमान में स्काई डाइवर डॉनी रोमन स्टंट करते हुए बैग लेकर जमीन पर उतरे और खिलाड़ियों को बुलाकर नई जर्सी दी। गुजरात में वडोदरा के एसएसजी अस्पताल में आईसीयू में जहां कोरोना के मरीजों का इलाज चल रहा था, वहां अचानक धमाके के साथ आग लग गई। आग लगने की घटना के वक्त अस्पताल में 25 कोरोना मरीज भर्ती थे, जिन्हें वक्त रहते सुरक्षित तरीके से बाहर निकाल लिया गया। लेकिन हॉस्पिटल के आईसीयू में लगी आग के बाद अब उसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें देखा गया कि आईसीयू में मरीज भर्ती हैं, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन इसी दौरान वेंटिलेटर में ऐसा कुछ हुआ जिससे चिंगारी उठी और इससे पहले कि मरीज बाहर निकलते वहां धमाका हो गया और आग भड़क गई, जिससे पूरा आईसीयू धुआं-धुआं हो गया। इस दौरान मरीजों को उठाकर आईसीयू से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन धुआं इतना ज्यादा था कि मरीज और स्टाफ एक दूसरे की शक्ल तक नहीं देख पा रहे थे, क्योंकि पूरा कमरा धुएं से काला हो गया था। इस बीच ऐसी आशंका जाहिर की जा रही है कि 24 घंटे वेंटिलेटर के चलने के कारण वो गर्म हो गया और उसमें आग लग गई। हालांकि इसकी जांच हो रही है, लेकिन कोरोना महामारी के दौरान अस्पताल में आग लगने की ये चौथी घटना है। इससे पहले ऐसी ही घटना अहमदाबाद और वडोदरा में सामने आ चुकी है। हालांकि इससे पहले वहां मौजूद स्टाफ ने आनन फानन में मरीजों को उठाना शुरू किया, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ को भनक लग गई थी कि यहां बड़ा हादसा हो सकता है।
लिहाजा तुरंत मरीजों को उठाकर आईसीयू से निकालने की कोशिश की गई, लेकिन चंद सेकंड में लगी आग ने सब कुछ जला दिया। जिस वक्त आग लगी उस वक्त अस्पताल में 25 कोरोना मरीज भर्ती थे, लेकिन अस्पताल के डॉक्टर्स की सूझबूझ के चलते एक बड़ी घटना टल गई, क्योंकि अस्पताल के कोरोना वार्ड से मरीजों को बाहर निकाला गया और सही समय पर सभी मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। यूपी के बहराइच से कई गांव को जोड़ने वाला एक पुल देखते ही देखते घाघरा नदी में टूटकर समाता दिखा। दरअसल इस इलाके में घाघरा नदी लगातार मिट्टी काटते हुए बह रही है, लिहाजा अब इस कटान की जद में फखरपुर ब्लॉक के एक गांव में बना ये पुल भी आ गया और भरभराकर नदी में समा गया। पुल को नदी में गिरता देख वहां खड़े लोग मोबाइल से वीडियो बनाने लगे, जिसकी तस्वीरें हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि नदी का पानी धीरे धीरे लगभग पूरे पुल को अपने में समा चुका है। महज किनारे पर थोड़ा सा पुल बचा था, लेकिन लगातार कटान से वो भी पानी में गिरता जा रहा है। गांव वालों के मुताबिक लगभग 8 साल पहले ये पुल बनवाया गया था। 2 साल से चल रही कटान में पहले उस पार के गांव का अस्तित्व खत्म हो गया और अब ये पुल पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है। महज इसे एक पुल की बात नहीं है, बल्कि बहराइच के कैसरगंज इलाके में घाघरा नदी ने कहर मचा रखा है, जिससे किनारे की मिट्टी धसक कर नदी के पानी में मिलती जा रही है। लिहाजा कई गांव कटान के शिकार हो गए हैं। मध्य प्रदेश के इटारसी में हॉकी खिलाड़ी नगरपालिका और पुलिस थाने के सामने सड़क पर हॉकी खेलने लगे। इन खिलाड़ियों की नाराजगी इस बात को लेकर थी कि कई बार शिकायत के बाद भी गांधी स्टेडियम की टूटी दीवार और नाली अभी तक नहीं बनाई गई, जिससे स्टेडियम का मैदान बदहाल है। लिहाजा विरोध जताने के लिए खिलाड़ी सड़क पर ही हॉकी खेलने उतर पड़े। देखिए कैसे हॉकी स्टिक के साथ वो सड़क पर एक दूसरे को बॉल पास कर रहे हैं। दरअसल गांधी स्टेडियम की दीवार करीब 5 साल पहले नगरपालिका ने इसलिए तोड़ दी थी कि वहां पटाखा बाजार में किसी प्रकार की दुर्घटना न हो और निकलने में आसानी हो। दीवार तोड़ने से पहले दीवार बनाने और कवर्ड नाली का आश्वासन भी दिया गया था, लेकिन दीवार नहीं बनने से बॉल मैदान के बाहर नाली में जाकर खराब हो जाती है। इसीलिए हॉकी खिलाड़ियों ने पुलिस और प्रशासन के सामने मेजर ध्यानचंद चौराहे पर 30 मिनट तक हॉकी खेलकर विरोध जाहिर किया। आज से हम लोगों ने गांधीगिरी स्टार्ट करी है कि ज्ञापन हम दे के थक गए। आज हम लोग ध्यानचंद चौराहा जो खेल के नाम से अपना खेल चौराहा बनाया गया, उसी पे हम प्रदर्शन मैच खेलेंगे 11 से 11:30 ताकि जो हमारा विरोध रहेगा। उसके बाद अगर फिर भी हमको झूठे आश्वासन मिले तो हर हफ्ते अब कुछ ना कुछ नई गांधीगिरी टाइप में हम स्टार्ट करेंगे। हॉकी खिलाड़ियों ने ये चेतावनी भी दी कि जब तक मैदान की हालत ठीक नहीं होती तब तक वो अपना विरोध दर्ज कराते रहेंगे। रघुवंश प्रसाद सिंह ने आरजेडी से इस्तीफा दे दिया। बिहार में अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीधे दिल्ली एम्स से पार्टी से इस्तीफा दे दिया। हैदराबाद में तेलंगाना विधानसभा के सामने एक शिक्षक ने खुद पर केरोसिन तेल छिड़ककर आत्महत्या करने की कोशिश की। शिक्षक ने जय तेलंगाना, मुख्यमंत्री केसीआर हमें न्याय दिलाओ कहकर खुद पर आग लगा ली। विधानसभा के पास मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत आग बुझाई, लेकिन तब तक वो काफी जल गए थे। मध्य प्रदेश में कोरोना के गंभीर मरीजों के इलाज के लिए जरूरी मेडिकल ऑक्सीजन की कमी हो गई है। महाराष्ट्र की ओर से इसकी सप्लाई रोके जाने पर सीएम शिवराज सिंह ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे से बात कर सप्लाई जारी करने को कहा है। अयोध्या में श्री राम मंदिर के लिए आ रही दान की रकम पर जालसाजों ने हाथ साफ कर दिया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के खाते की क्लोनिंग कर लखनऊ के 2 बैंकों से फर्जी चेक लगाकर 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में भारी बारिश और बाढ़ की वजह से हुए नुकसान का केंद्र की टीम 3 दिनों तक जायजा लेगी। टीम प्रभावित गांवों का दौरा करेगी और साथ ही फसलों के नुकसान का भी आकलन करेगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के चटलूरा में सुरक्षा बलों ने एक यात्री शेड के नीचे छिपाकर रखे गए आईईडी का वक्त रहते पता लगा लिया। इसके बाद इलाके को सील कर बम निरोधक दस्ते ने आईईडी को निष्क्रिय कर दिया। गुरुवार को शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 646 अंक उछलकर 38,840 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 171 अंक ऊपर चढ़कर 11,449 पर बंद हुआ। फ्रांस से खरीदे गए 5 फाइटर जेट राफेल भारत आने के 43 दिन बाद वायुसेना में शामिल कर लिए गए। अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर हुए एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं।
लेकिन इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले की मौजूदगी में 5 राफेल 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा बन गए। इस दौरान राफेल विमानों को वाटर कैनन से सलामी दी गई। फ्लाईपास्ट के शुरू होने के साथ ही लड़ाकू विमान राफेल आसमान में करतब दिखाने लगी। कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना को उसके बाहुबली मिल गई और इस तरह से भारत की ताकत में और इजाफा हो गया, जो भारत और चीन के बीच सीमा पर जारी तनाव के चलते भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 29 जुलाई के बाद जिस बात का इंतजार किया जा रहा था, राफेल वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है और सर्वगुण संपन्न ये कहीं ना कहीं जो नाम है वो सुनने में आया, देखने में आया, क्योंकि राफेल के लिए यही कहना उचित है कि ये सर्वगुण संपन्न है। ये जो विमान आप देख रहे हैं BS-001, ये ओमनी रोड फाइटर जेट है, यानी कि सिंगल पायलट। आप देख सकते हैं एक सीट है इसमें और सिंगल पायलट फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये जो आप यहां पर देख रहे हैं ये हवा में ही फ्यूल भरने की जो तकनीक इसमें है उसको दर्शाता है। राफेल की अगर बात करें, ये सर्वगुण संपन्न है, वायुसेना की ताकत को और जो है बढ़ाता नजर आएगा। ये दूसरी तरफ आप देख सकते हैं RB-001, ये ट्विन सीटर यानी कि ट्विन रोड फाइटर एयर जेट है, यानी कि ट्रेनिंग पर्पस के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो होगा। दरअसल भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 36 राफेल जेट विमानों की डील की थी। इसमें 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं। ट्रेनर जेट्स 2 सीटर हैं और इनमें भी फाइटर जेट जैसे सभी फीचर हैं। इससे पहले पिछले साल दशहरे पर राफेल जब भारत को सौंपे गए थे, तब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने फ्रांस में पूरे हिंदू रीति रिवाज से शस्त्र पूजा करते हुए राफेल पर ओम बनाकर नारियल चढ़ाया और धागा बांधा था। इस पूजा पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे। लिहाजा किसी विवाद से बचने के लिए इस बार 5 धर्मों के धर्मगुरुओं ने राफेल को वायुसेना में पूजा पाठ के साथ शामिल करवाया। ओम सुशांति सुशांति सुशांति। ताकतवर बना दे कि ऐ अल्लाह दुश्मन के छक्के छुड़ा दे। हमारे जवान वर्णहारा दुखंता सुखरास्ता को विघ्न न को लागे जाकी प्रभ आगे। The waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake. वहीं से पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ले, CDS जनरल बिपिन रावत, एयरफोर्स चीफ RKS भदौरिया के साथ अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पहुंचे तो राफेल अपनी मुंह दिखाई के लिए कुछ यूं सजा दिखा। इसके बाद राफेल को वायुसेना में शामिल करने की सेरेमनी शुरू हुई, जहां पायलट राफेल पर सवार हुए और जमकर हवा में करतब दिखाए। महज राफेल ही नहीं, अंबाला एयरबेस में जैगुआर, सुखोई, तेजस और MiG-21 फाइटर जेट भी तैनात हैं। लिहाजा नीले आसमान में इन फाइटर प्लेन ने भी अपने करतब दिखाए, जिसे देख अंबाला एयरबेस में बैठे देशी विदेशी मेहमान तालियां बजाने को मजबूर हो गए। इस भारतीय फाइटर जेट के अलावा रंग बिरंगे हेलीकॉप्टर सारंग ने भी राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने का जश्न मनाया और हैरत अंगेज कारनामे दिखाए, जिसे देख लोग दांतों तले उंगलियां दबाकर हैरत में पड़ गए। और सारंग डिस्प्ले यहाँ पर आप देख सकते हैं, सारंग हेलीकॉप्टर्स के माध्यम से जो है यहाँ पर डिस्प्ले जो है अपने एरोबेटिक्स का यहाँ पर किया जा रहा है, अलग अलग अंदाज में, बिल्कुल बराबरी पर आप देख सकते हैं। और ये देखिए, ये ताकत है, ये जज्बा है, ये जुनून है, ये जो चीज है ये आपको भारतीय वायुसेना में ही आकर देखने को मिलती है, जहां पर आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
राफेल से स्वागत कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राफेल का वायुसेना में शामिल होना पूरी दुनिया के लिए कड़ा संदेश है, खासकर उनके लिए जो हमारे हक पर नजर डाल रहे हैं। राफेल के इंडक्शन के अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। एयरफोर्स में राफेल का शामिल होना एक महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक क्षण है और हम सब देशवासियों के लिए इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनना एक गौरव का विषय है। इस अवसर पर मैं हमारी आर्म्ड फोर्सेस सहित समस्त देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हमारी सीमाओं पर जिस तरह का माहौल हाल के दिनों में बना है, या मैं सीधा कहूं कि बनाया गया है, उनके लिहाज से यह इंडक्शन बहुत ही अहम है। कुल मिलाकर राफेल फाइटर जेट की 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में औपचारिक एंट्री इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, क्योंकि दुश्मनों के काल राफेल में चीन और पाकिस्तान को मात देने की पूरी क्षमता है। येलो, ब्लू और पिंक के बाद अब गाजियाबाद, फरीदाबाद और बहादुरगढ़ को जोड़ने वाली रेड, वॉयलेट और ग्रीन लाइन पर भी मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। इसके साथ ही दिल्ली मेट्रो के मंडी हाउस, कीर्तिनगर, इंद्रलोक, वेलकम इंटरचेंज स्टेशन खुल गए, जिससे एनसीआर के शहरों के बीच आवाजाही और आसान हो गई है। राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन बल्लभगढ़ पर जो यहाँ से कश्मीरी गेट तक मेट्रो ट्रेन जाती है। और देखिए, अगर स्टेशन की बात करें तो उस स्टेशन पर आप देख सकते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को पूरी तरह से यहाँ फॉलो कराया जा रहा है। जगह जगह स्टिकर लगा दिए गए हैं और सबसे जो जरूरी है वो लोग मास्क लगाकर यहाँ पहुँच रहे हैं। बिना मास्क के किसी को यहाँ एंट्री नहीं है। मेट्रो के अंदर भी आपको लेकर चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे आपको कि किस तरह से सिटिंग व्यवस्था बनाई गई है, किस तरह से लोगों को जब सफ़र करेंगे तो अंदर जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है वो किस तरह की होगी अंदर मेट्रो के। ये तमाम चीज़ें आप, चूँकि आज से 10 तारीख से वायलेट लाइन की शुरुआत की गई है और ये जो मेट्रो ट्रेन है ये ISBT कश्मीरी गेट तक जाएगी और ये बल्लभगढ़ से यहाँ से आज चूँकि पहला दिन है शुरुआत की गई है और ये तमाम जो मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग हैं ये इससे अब यहाँ से सफ़र करते हुए दिखाई देंगे। तो आपको हम अंदर लेकर चलते हैं और मेट्रो में देखेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं हैं, किस तरह की सोशल डिस्टेंसिंग की तमाम तरह की बातें की जा रही हैं। तो इस बात को लेकर देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ बाकायदा ये स्टिकर लगाए हैं कि कृपया यहाँ ना बैठें। तो आप समझ सकते हैं कि जहां आपको बैठना है वो आप यहां बैठ सकते हैं, लेकिन ये बीच में आपको खाली छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद फिर आप यहां बैठ सकते हैं। इसी तरह से ये तमाम तरह के यहां स्टिकर भी लगाए गए हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराने के लिए पूरी तरह से मेट्रो तैयार है। और इस तमाम जो बोगी है मेट्रो की उनको दिखा रहा हूँ। ये दूसरा स्टेशन यहाँ आ चुका है, संत सूरदास सिंह का स्टेशन है ये। यहाँ ट्रेन रुकी है ये, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे कि सवारियाँ नहीं हैं, यहाँ यात्री नहीं हैं, क्योंकि बल्लभगढ़ राजा नाहर सिंह स्टेशन से ज़रूर सवारी यहाँ के लिए बैठी हैं ये। लेकिन अभी सवारी क्योंकि पहला दिन है और बात करेंगे इनसे। आप सफ़र कर रही हैं आज पहला दिन, पहले तो ये बताइए किस तरह से देखते हैं इसे, इतने लंबे इंतजार के बाद मेट्रो शुरू हुई है। सर बहुत ही अच्छी तरीके से मेट्रो शुरू की है, बिल्कुल भी फुल सेफ्टी के साथ। फुल सेफ्टी के साथ हैं, तो लगता है आपको कि इसी तरह से आगे ये कंटिन्यू रहे? सर इसी तरह से ही होना चाहिए, अगर हम कोऑपरेट करेंगे तो इसी तरह से ही कंटिन्यू रहेगा। मैं इस समय गाजियाबाद में मौजूद हूँ और मेरे ठीक पीछे आप ये जो मेट्रो देख रहे हैं ये न्यू बस अड्डा शहीद स्थल पर आकर रुकी है और तमाम लोग इसका बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। और आखिरकार वो पल आ गया जब गाजियाबाद के नए बस अड्डे से रिठाला और एनसीआर के दूसरे हिस्सों में जाने वाला सफ़र फिर से सुचारू हो गया है, क्योंकि रोड पर इन्होंने बहुत कुछ जूझते हुए देखा है। लंबे समय से ये मेट्रो का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेट्रो का ये सफ़र शुरू होगा। आप अंदर देखिए, वहाँ पर जो डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए सीट्स पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ही लोग बैठेंगे। हालांकि जो क्राउड है वो फ़िलहाल काफ़ी कम है, लेकिन इंतज़ार जो है वो आखिरकार ख़त्म हुआ है। आप देखिए यहाँ पर भी अगर मैं फ्लोर पर दिखाऊं तो तमाम इंडिकेशंस दिए गए हैं। यहाँ देखिए ये बाकायदा लिखा गया है कि सामाजिक दूरी सुनिश्चित करें। अगर मैं इस मेट्रो लाइन की बात करता हूँ तो ये यहाँ से रिठाला को कनेक्ट करती है और गाज़ियाबाद का जो शहरी हिस्सा है वो नए बस अड्डे मेट्रो स्टेशन से ही ट्रेन को पकड़ता है, मेट्रो को पकड़ता है और फिर वो आगे का सफ़र
शुरू करता है। आप देखिए मेट्रो के जो दरवाजे हैं वो अब बंद हो चुके हैं और ये मेट्रो रवाना हो चुकी है नए बस अड्डे से। मैं एक बार फिर बता दूं कि ये सुहाना सफर जो है वो फिर से सुचारू हो चुका है। और कंगना रनौत और उद्धव सरकार में इस वक्त किस तरह का घमासान की लड़ाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बिल्लियों को लड़ते कई बार देखा होगा आपने। अंग्रेजी का शब्द कैट फाइट बना ही बिल्लियों की लड़ाई से है और अभी सोशल मीडिया पर दो बिल्लियों की लड़ाई का ऐसा वीडियो छाया हुआ है कि लोग उसे देखकर हैरान हुए जा रहे हैं। इसमें दो बिल्लियां छत पर लड़ रही हैं। दोनों गुत्थम गुत्था हैं। हालांकि एक बिल्ली दूसरी वाली को छत से लटका देती है और बाद में पंजा मारकर उसे नीचे गिरा देती है। मगरमच्छ को देखकर एक ही बात जहन में आती है, वो है उसके खतरनाक जबड़े या फिर जब वो अपने शिकार को पकड़कर पानी में पलटी पे पलटी मारता है। मगरमच्छ को कभी रेस लगाते आपने देखा नहीं होगा क्योंकि हम उसे मानते ही सुस्त हैं कि भाई आराम से कहीं मुंह खोल के पड़ा होगा। लेकिन एक वीडियो सामने आया है जिसमें मगरमच्छ बोट के साथ साथ रेस लगा रहा है और बराबर की टक्कर दे रहा है। कोरोना मामलों के बढ़ते आंकड़ों के साथ देश अनलॉक की तरफ भी बढ़ रहा है। अब मॉल, जिम, मेट्रो वगैरह खुल चुके हैं। लोग न्यू नॉर्मल वाली जिंदगी में सेट हो रहे हैं। लेकिन हाल ही में जब गुजरात में करीब 5 महीने बाद पार्क और गार्डन खोले गए तो जॉगर्स और मॉर्निंग वॉकर्स ने इस तरह से अपनी खुशी का इजहार किया कि मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इन लोगों ने पटाखे की एक लंबी सी लड़ी ली, उसमें आग लगा दी। एक कुत्ते और मेमने का बड़ा ही प्यारा सा वीडियो सामने आया है। इसमें कुत्ता मेमने को दूध पिला रहा है, वो भी बच्चों की दूध वाली बोतल से, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है। मेमना भी बड़े आराम से दूध पी रहा है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे दोनों के बीच में बेहद ही प्यारा रिश्ता है। भोजपुरी एक्ट्रेस मोनालिसा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें वो अक्षय कुमार की फिल्म के गाने पर डांस करती नजर आ रही है। इस वीडियो को मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है जिसे फैंस भी खूब पसंद कर रहे हैं। इस वीडियो में मोनालिसा के डांस स्टेप और एक्सप्रेशंस तो कमाल के लग ही रहे हैं, साथ ही उनकी अदाएं भी जबरदस्त लग रही हैं। वीडियो मोनालिसा ने अपने घर पर ही शूट किया है। राम मंदिर के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी देख रहे राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एक बैंक अकाउंट से लखनऊ में किसी ने 6 लाख रुपए की रकम निकाली, जिसके बाद मंदिर की जिम्मेदारी देख रहे राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने अयोध्या में एक FIR लिखवाई है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एक बैंक अकाउंट से फर्जी चेक का इस्तेमाल कर 6 लाख रुपए की रकम निकाल ली गई, जिसके लिए लखनऊ के एक बैंक से क्लोन चेक बनाकर 1 सितंबर को 2.5 लाख और 3 सितंबर को 3.5 लाख रुपए निकाल लिए गए। लेकिन जब 9,86,000 का तीसरा फर्जी चेक लगाकर पैसे निकालने की कोशिश हुई तो बैंक अधिकारियों ने ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के पास फोन किया, जिससे इस पूरे फ्रॉड का पता चला। राम मंदिर ट्रस्ट जो है उसके अकाउंट में लग गई है सेंध। पहले 2.5 लाख, फिर 3.5 लाख और जब 9,86,000 का क्लोन चेक पहुंचा तो बैंक को लगा कहीं कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद किया खाता धारक को फोन, लेकिन तब तक हो चुकी थी देर, क्योंकि 6 लाख रुपया निकल चुका था राम मंदिर ट्रस्ट के अकाउंट। लिहाजा राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शिकायत दर्ज करवाई कि उन्हें फ्रॉड का पता तब चला जब बैंक से उन्हें कॉल आई। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि चेक पर ट्रस्टी के दस्तखत भी फर्जी थे। कहाँ से निकाला गया था? ये बॉम्बे की कोई आदमी है जिसने लखनऊ में चेक लगाया था। तो कितने रुपए उसने विड्रा कर लिए? वो 3.5 लाख और 2.5 लाख की चेक क्लियर हो गई थी। अच्छा। उसके खाते में 6 लाख रुपया जा चुका था, उसमें से 4 लाख रुपया उसने विड्रा कर लिया था। अच्छा। वो 2 लाख रुपया जो बचा हुआ था उसके खाते में, उस पर हम लोगों ने अच्छा, वो जो पैसे जो उसने विड्रा कर लिए वो वापस करने के लिए क्या कोई कार्रवाई चल रही है? उधर राम जन्मभूमि ट्रस्ट के एक बैंक अकाउंट से फर्जी चेक का इस्तेमाल कर 6 लाख रुपए की रकम निकालने के मामले को अयोध्या पुलिस ने दर्ज कर लिया है और जल्द आरोपियों को पकड़ने का दावा किया है। श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के
महासचिव श्री संपत राजे द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें यह अंकित किया गया था कि ट्रस्ट के अकाउंट से 2.5 लाख रुपया की रकम एक चेक से, फर्जी चेक से, व 3.5 लाख रुपये की दूसरी फर्जी चेक से निकाल दिया गया, यानी टोटल अमाउंट 6 लाख निकाला गया है। इस संबंध में उनके द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी जांच कर थाना कोतवाली जनपद अयोध्या के में FIR अंकित कर ली गई, शेष विधिक कार्रवाई की जाए। दरअसल पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के निर्माण के पक्ष में फैसला देते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। लिहाजा राम मंदिर निर्माण के लिए पूरे विश्व से करोड़ों रुपए ट्रस्ट के खाते में आ रहे हैं, लेकिन अब ट्रस्ट के खाते से ठगी की कोशिश हुई तो बेहद सतर्क रहने की जरूरत है। केंद्र सरकार के 3 कृषि अध्यादेशों को किसान विरोधी बताते हुए भारतीय किसान संघ ने हरियाणा के कुरुक्षेत्र में प्रदर्शन किया। इस बीच भारतीय किसान संघ ने दावा किया है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए उन पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल हरियाणा में सड़क पर उतरे किसान केंद्र सरकार के उन 3 अध्यादेशों का विरोध कर रहे हैं जो मंडियों और किसानों से जुड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने इन 3 अध्यादेशों के जरिए फसल के नए खरीद संबंधी नए नियम बनाए हैं और इसी बात से किसान नाराज हैं। लिहाजा किसानों ने जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। उधर पुलिस का दावा है कि सैकड़ों की संख्या में जो किसान उतरे थे उन्हें पीपली चौक पर ही रोक दिया गया, लेकिन इस दौरान किसानों ने पुलिस पर पथराव किया। इतना ही नहीं, किसानों ने वहां खड़ी दमकल की गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए, जिसके बाद भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। हालांकि किसानों ने तोड़फोड़ से इनकार किया और शांतिपूर्ण प्रदर्शन की बात कही है। दरअसल केंद्र सरकार के 3 नए कृषि अध्यादेशों में से पहले अध्यादेश के मुताबिक अब व्यापारी मंडी से बाहर भी किसानों की फसल खरीद सकेंगे। पहले किसानों की फसल को सिर्फ मंडी से ही खरीदा जा सकता था। वहीं केंद्र ने अब दाल, आलू, प्याज, अनाज जैसी चीजों को आवश्यक वस्तु के नियम से बाहर कर इनकी स्टॉक लिमिट खत्म कर दी है। इन दोनों के अलावा केंद्र सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की नीति पर भी अब काम शुरू कर दिया है और इसी बात से किसान खासे नाराज हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना के बीच चल रहे घमासान के बीच केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कंगना के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। कंगना से मिलने के बाद रामदास आठवले ने बताया कि बीएमसी ने जो कार्रवाई की उस पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उसे अवैध हिस्सा तोड़ना चाहिए था, न कि घर के भीतर जाकर तोड़फोड़ करनी चाहिए थी। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि मुंबई में किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। मुंबई जितनी शिवसेना की है उतनी ही हम सभी की है। बीएमसी ने बुधवार को कंगना के दफ्तर को तोड़ दिया था और उनके कार्यालय में नियम के 14 उल्लंघन बताए थे। इसके बाद बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके दफ्तर को तोड़ने पर रोक लगा दी। वहीं कंगना आज अपने टूटे हुए दफ्तर का मुआयना करने पहुंची थी और करीब 10 मिनट तक वो अपने कार्यालय में मौजूद रही। इस दौरान क्या नुकसान हुआ इसका मुआयना उन्होंने किया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले कंगना से मिलने उनके आवास पर गए थे। मुंबई में डरने की बात नहीं है। मुंबई शिवसेना की भी है, आरपीआई की है, बीजेपी की है, कांग्रेस की है, राष्ट्रवादी की है और मुंबई सभी धर्म के लोगों के, सभी जाति के लोगों की, सभी भाषा के लोगों की मुंबई है। मुंबई अपने देश की आर्थिक राजधानी है और यहाँ सबको रहने का अधिकार है। और 2-3 इंच अगर वो बांधकाम ज्यादा था तो मतलब वो तोड़ना चाहिए था, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए, लेकिन अंदर का मेरा जो फर्नीचर है वो फर्नीचर भी पूरा तोड़ दिया है। पूरे जो वॉल थे वो भी तोड़ दिए हैं और मेरा भारी नुकसान हुआ है। तो मैं कोर्ट में जा रही हूँ और मैं कोर्ट से मुंबई महानगर पालिका की तरफ से मुझे कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। उधर कंगना और शिवसेना में वर्चस्व की लड़ाई जारी है, क्योंकि जब से कंगना मुंबई पहुंची है और बीएमसी ने उनका दफ्तर तोड़ा है तब से शिवसेना बैकफुट पर है। कंगना रनौत और शिवसेना में अब सीधे सीधे ठन गई है। ये लड़ाई पहले जुबानी चल रही थी, मगर अब इसका रंग रूप बदल रहा है। इस जंग में पहले तोड़फोड़ की एंट्री हुई और अब अदालती लड़ाई हो रही है। सवाल यह है कि जो लड़ाई किसी के इंसाफ के लिए शुरू हुई थी वो नाक की लड़ाई बन गई है, क्योंकि कंगना ने जब से सुशांत को इंसाफ के लिए आवाज बुलंद की है, कंगना शिवसेना के निशाने पर आ चुकी है। संजय राउत ने उन्हें क्या क्या नहीं कहा, हालांकि फिर उस पर सफाई दी। अब तो उनके सुर ही बदल गए हैं। कि हमारे लिए अब वो शिवसेना का विषय नहीं है, वो बीएमसी का विषय है।
आप बोलेंगे अब बीएमसी में शिवसेना की सत्ता है, वहाँ एक लीगल डिपार्टमेंट है, आप उस बारे में आप वहाँ के कमिश्नर, वहाँ के मेयर से बात कर सकते हैं। लेकिन जब उसी कंगना ने राउत के बॉस यानी उद्धव को तू कह दिया, शिवसेना ने इसे नाक का सवाल बना लिया और मुंबई में 2 एफआईआर दर्ज करा दी गई। विक्रोली थाने में कंगना पर मुख्यमंत्री के अपमान का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। कंगना ने ऐसा क्या कहा जिस पर शिवसेना आग बबूला हो गई है, वो सुनिए। उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलके मेरा घर तोड़ के मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है? आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कंगना से युद्ध को जहां शिवसेना ने नाक का सवाल बनाया है, वो सहयोगियों का साथ चाहती है, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, क्योंकि एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार तो पहले ही कंगना के दफ्तर पर चले बीएमसी के बुलडोजर को गैर जरूरी बता चुके हैं। वहीं कांग्रेस हाईकमान ने अपने नेताओं को निर्देश जारी कर कंगना कंट्रोवर्सी से दूर रहने की सलाह दी है। कंगना रनौत मुंबई और महाराष्ट्र के बारे में जो भी बातें कह रही हैं उससे हम सहमत नहीं हैं, लेकिन जिस तरीके से शिवसेना ने सारा कुछ काम धाम छोड़ के उसके पीछे एक अभियान शुरू कर दिया है, वो बहुत ही गलत है। कहते हैं शिवसेना मुंबई या महाराष्ट्र में अपने समकक्ष किसी को नहीं मानती। ऐसा अब से नहीं है, बाला साहेब के जमाने से है। अब तो शिवसेना सत्ता का स्वाद चख रही है और मुख्यमंत्री भी मातोश्री का ही है। फिर शिवसेना कैसे कंगना जैसी एक कलाकार से अपनी सरकार के खिलाफ शब्द सुन सकती है? लेकिन जिस तरह से कंगना पहले मनाली और अब मुंबई में आकर सीधी टक्कर उद्धव और उनकी सेना को दे रही हैं, ये कहना गलत नहीं होगा कि उद्धव ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। शिवसेना के खिलाफ कंगना की लड़ाई को उनके पैतृक राज्य और गांव में जोरदार समर्थन मिल रहा है। कंगना की लड़ाई को मजबूती देने के लिए अब उनकी मां आशा रनौत भी मैदान में उतर आई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बीजेपी की सरकार ने उनकी बेटी की सुरक्षा दी है, आगे बढ़कर उसका समर्थन किया है, उससे हम बीजेपी के बहुत आभारी हो गए हैं। वहीं कंगना की मां आशा रनौत के समर्थन में बीजेपी और स्थानीय लोग रैली निकालते हुए दिखे और उनके गांव भांबला पहुंचे और अपना समर्थन उनके साथ, कंगना रनौत के साथ होने का दावा किया। कि वो हमेशा सच्चाई के साथ रही है और रहेगी भी आगे। और ज्यादा अपने गृह मंत्री अमित शाह का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। उन्होंने, हालांकि हम उस पार्टी से जुड़ित भी नहीं है, हम कांग्रेसी थे, है ना, शुरू से हम कांग्रेसी थे। हमारे जो ग्रैंडफादर थे इन लॉ वो भी कांग्रेसी थे, शुरुआत उन्होंने कांग्रेस की थी। लेकिन फिर भी हमें वहाँ से सपोर्ट मिली है। उनको सबको पता है कि हम शुरू से कांग्रेसी थे, लेकिन फिर भी हमें सपोर्ट मिली किसकी? अमित शाह जी की, जिन्होंने मेरी बेटी को सिक्योरिटी दी। और मोदी जी का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इस बीच आपको बता दें कि कंगना रनौत के लगातार उद्धव सरकार पर हमले जारी हैं। एक और नया ट्वीट किया है कंगना रनौत ने और सीधे उन्होंने उद्धव सरकार पर हमला बोला है। कंगना ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैंने अपने ऑफिस की शुरुआत 15 जनवरी को की थी। ये कंगना रनौत अपने ट्वीट के जरिए लिख रही हैं, लेकिन कोरोना की वजह से मैं वहां से काम नहीं कर सकी थी। ऑफिस सही करवाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। मैं खंडहर बने ऑफिस से ही काम करूंगी। एक तरीके से वो सीधे उद्धव सरकार को चैलेंज कर रही है, उद्धव ठाकरे को चैलेंज कर रही है कि जो तुमने तोड़ा था मैं वहीं से काम करूंगी, मैं हटने वाली नहीं हूं पीछे। ये एक महिला के साहस का प्रतीक होगा। ये बातें कंगना रनौत ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम पर 28 सितंबर तक फैसला टाल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने लोन मोरेटोरियम पर केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का वक्त दिया है। इस अवधि तक किसी भी लोन की किस्त नहीं चुकाने पर बैंक एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित नहीं करेगा। इस मामले पर अगली सुनवाई 28 सितंबर को की जाएगी। अभिनेत्री कंगना रनौत के ऑफिस में तोड़फोड़ के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टाल दी गई है। अब इस मामले में 22 सितंबर को अगली सुनवाई की जाएगी। वहीं इससे पहले बीएमसी ने अवैध निर्माण की बात कहकर कंगना का ऑफिस तोड़ दिया था। उत्तर प्रदेश के हरदोई में ट्रक और डंपर में जोरदार भिड़ंत के बाद भयंकर आग लग गई। ट्रक पर लदे धान की वजह से आग और भड़क गई, जिसकी चपेट में डंपर भी आ गया। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उत्तर प्रदेश के नोएडा में बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोमबत्ती, लालटेन, मोबाइल की टॉर्च जलाकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध मार्च निकाला। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी के लिए केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हुए नारेबाजी की।
ब्लू और पिंक लाइन के बाद वॉयलेट, रेड और ग्रीन लाइन मेट्रो भी शुरू हो गई है। वॉयलेट लाइन पर सुबह 7 बजे से पहली मेट्रो राजा नाहर सिंह स्टेशन बल्लभगढ़ से दिल्ली के कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन के लिए रवाना हुई। हिमाचल प्रदेश के ऊना में मशहूर शक्तिपीठ मां चिंतपूर्णी के कपाट भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मंदिर में एक दिन में सिर्फ 500 भक्तों को आने की अनुमति होगी और साथ ही उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना भी अनिवार्य किया गया है। मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज करीब 15 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है। कहते हैं जोड़ियां भगवान बनाता है, जिसकी एक बानगी मध्य प्रदेश के अशोकनगर में देखने को मिली है, जहां एक 70 साल के बुजुर्ग और 55 साल की महिला की शादी इन दिनों चर्चा का विषय बनी हुई है। अजीब बात यह है कि दोनों की मुलाकात महज 8 दिन पहले एक अस्पताल में हुई। ये जश्न घर में नई बहू के आने का है, लेकिन नई बहू की उम्र 55 साल है, जबकि सजा धजा दूल्हा 70 साल का। उमराव सिंह और गुड्डी बाई अब 7 जन्मों के बंधन में बंध गए, जिसका गवाह उनके बेटे बहू, नाती पोते और पूरा भूराखेड़ी गांव बन गया है। और ये लोग इस यादगार शादी को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना चाहते हैं। हालांकि इन दोनों की कहानी किसी फिल्म की लव स्टोरी से कम नहीं है, क्योंकि दोनों महज 8 दिन पहले एक अस्पताल में मिले थे और देखते ही देखते एक दूसरे को दिल दे बैठे। इसके बाद नेक काम में देरी कैसी, डाल दी दोनों ने एक दूसरे के गले में वरमाला। दरअसल उमराव सिंह 3 साल पहले अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद अकेलेपन में जी रहे थे। वहीं थुबोन गांव की गुड्डी बाई के पति का 25 साल पहले देहांत हो गया था। लिहाजा दोनों ने शादी कर एक दूसरे की बदरंग जिंदगी में रंग भर दिए। ये शादी तुम दोनों की मर्जी से भैया के कछु परेशानी में करी, बहुत मर्जी से ठीक है। और तुमरे मतलब घर के कोई नाराज तो नहीं है? यहाँ कोई नहीं, सब खुशी है। कुल मिलाकर इस शादी पर कहा जा सकता है, न उम्र की सीमा हो, न जन्म का हो बंधन। जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन। और इस वक्त की हेडलाइंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कंगना रनौत की मां आशा रनौत का बयान, पहले हम कांग्रेसी थे अब बीजेपी के साथ हैं। बेटी को सुरक्षा देने के लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री का धन्यवाद। दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर अब 22 सितंबर को सुनवाई, अदालत में बीएमसी की दलील, कानून के तहत हुई कार्रवाई। कंगना को मिला केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का साथ, कहा कंगना को जानबूझकर परेशान किया जा रहा है, मुंबई किसी एक की नहीं सबकी है। आज भी जेल में ही कटेगी रिया चक्रवर्ती की रात, जमानत की अर्जी पर फैसला सुरक्षित, कल होगी सुनवाई। एलएसी पर तनातनी के बीच बड़ी बैठक, मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात, तनाव कम करने पर हुई बात। पीएम मोदी ने बिहार को 295 करोड़ की सौगात दी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को करीब 295 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी। पीएम ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया, साथ ही किसानों के लिए एक ई गोपाला ऐप की भी शुरुआत की। मुंबई की एक विशेष अदालत में रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने फैसला शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया। दोनों को सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित ड्रग मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और अन्य को नोटिस जारी किया है। याचिका में ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ जांच एजेंसी की अपील पर जल्द सुनवाई करने की मांग की गई है, जिसमें उन्हें 2G स्पेक्ट्रम मामले में बरी किया गया था। और अब चलते चलते आज का गीत। 1993 में रिलीज हुई फिल्म गर्दिश के आज 27 साल पूरे हो गए। फिल्म के गाने के साथ आज आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार। इतनी सी ख्वाब शीशे के
दुनिया पत्थर की हम न समझे